हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, आगमन और निगमन विधि। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, एमपी टेट, रीट और अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी काम में आएंगे आप लोगों के। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सीडीपी के अलावा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के पेडागोजी में, उसके अलावा ये ईवीएस में, मैथ्स में, सोशल साइंस के पेडागोजी में, साइंस के पेडागोजी में, सभी के पेडागोजी में काफ़ी यूज़फुल होगा ये आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस सेशन को देखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम अपने वेबसाइट पर आ गए हैं और आप इस वेबसाइट पर विजिट करके मेरे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पा सकते हैं। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स डिस्कस करती जाऊंगी वैसे वैसे नोट्स मैं यहाँ डालती जाऊंगी। आप यहाँ पे विजिट करके मेरे नोट्स ले सकते हैं। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव को हम हिंदी में आगमन कहते हैं, डिडक्टिव को हम हिंदी में निगमन कहते हैं। और इन दोनों विधियों को अरस्तु ने दिया था। आप इसे लिख कर रख सकते हैं, एरिस्टोटल ने दिया था। अब ये स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, टेट के एग्ज़ाम में। वैसे तो सीटेट में इसको पूछने का कोई स्कोप नहीं है। अब मैं आप लोगों को डिडक्टिव और इंडक्टिव समझाती हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो सीटेट एग्ज़ाम होता है वो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। इसलिए जो इंडक्टिव और डिडक्टिव से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेट टेट में बनते हैं। आज हम लोग उसको भी कवर करेंगे, लेकिन हम सीटेट के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि और कल के वीडियो में मैं इससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो आप लोग कर पा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करके एक जनरल आइडिया निकालते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ये हम एक नॉर्मल वे में कह सकते हैं। और डिडक्टिव को अगर लिया जाए तो हमारे पास पहले ही प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, और उस रूल को हम एप्लीकेशन में एग्जाम्पल्स पे यूज़ करते हैं। तो इसको अभी ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है, मैं उसे देती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मेरा ये है, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि ये एक डलिया है और उसमें ढेर सारे आम है, उसमें ढेर सारे आम रखे गए हैं और हमें चेक करना है कि इस डलिया में जो आम रखा हुआ है वो कच्चा है या पक्का है। और हम 4 आम, पहला आम निकालते हैं वो भी कच्चा निकलता है, दूसरा भी कच्चा निकला, तीसरा भी कच्चा निकला, चौथा भी कच्चा निकला। तो हम ये मतलब अपने आप ही कहने लगते हैं कि इस डलिया में जितने भी आम रखे गए हैं वो सारे कच्चे हैं। और तो हमने कुछ पहले हमने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, आम निकाला, 4-5 आम निकाला, उसे ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने एक जनरल कंक्लूजन पर हम पहुँचे कि एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस डलिया में रखे हुए सारे आम जो है वो कच्चे हैं। तो इस तरीके से इसे हम आगमन विधि में रखते हैं। अगर हम निगमन विधि पे आए तो उसमें हमारे पास पहले ही प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उसे हम एग्जांपल्स पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखें, सभी मैंगो, जितने भी मैंगो मान लीजिए उस डलिया में रखे गए हैं, वो उन्हें हम फ्रूट कह रहे हैं। और सभी मैंगो जो है वो फ्रूट हैं, ठीक है। और सभी फ्रूट में सीड होते हैं, बीज होते हैं। सभी मैंगो जो है वो फल हैं और सभी जो फल हैं उसमें सीड होते हैं। ये दोनों ही जनरल स्टेटमेंट हो गई। लेकिन हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मैंगो में भी सीड होते हैं। एक इस स्पेसिफिक पे पहुंचे ना कि सभी मैंगो जो है वो फल हैं और सभी फल जो है वो बीज हैं, सभी फलों में बीज होते हैं। तो अगर सभी फलों में बीज होते हैं तो मैंगो में भी बीज होंगे। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हुआ डिडक्टिव मेथड का। अगर आप लोगों को इससे अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आगे मैं और भी एग्जांपल, कम से कम मैं 3 एग्जांपल दूंगी इसमें, ताकि आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर
हम लें तो जो दूसरा एग्जाम्पल हम ग्रामर से लेते हैं। मान लीजिए कि हमें बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है, संज्ञा हमें हिंदी की कक्षा में पढ़ाना है या फिर नाउन पढ़ाना है इंग्लिश की कक्षा में। तो अगर हम संज्ञा पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमें पहले मैं कुछ चीज़ों का नाम लेती हूँ। मान लो क्लास में कोई बच्चा राहुल है, मैं बोलती हूँ राहुल एक नाम है और वो संज्ञा है, राहुल संज्ञा है, राधा संज्ञा है, ये किताब संज्ञा है, और ये पेन संज्ञा है, ये चौक संज्ञा है, ये ब्लैक बोर्ड जो है वो संज्ञा है, ये डेस्क जो है वो संज्ञा है। तो मैं बच्चों से कुछ और स्टूडेंट्स का नाम लेकर पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं वो संज्ञा है। मैं किताब दिखाती हूँ तो बच्चे कहते हैं संज्ञा है। मैं पेंसिल दिखाती हूँ तो बच्चे कहते हैं संज्ञा है। तो बच्चे जो है वो इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिए कि जिस चीज़ का नाम होता है वो संज्ञा है। बच्चे ये खुद से ही पैटर्न ऑब्जर्व करके एक रूल बना लेते हैं कि जिस किसी का भी नाम होता है वो संज्ञा होता है। तो इससे एक रूल निकल के आता है। तो इस एग्जाम्पल से एक रूल निकल के आता है कि किसी व्यक्ति जो कि राहुल था, किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, वो सभी संज्ञा में आते हैं। तो अगर हम इसी को इन डिडक्टिव मेथड में यूज़ करें तो डिडक्टिव मेथड की तरफ अगर हम चलें तो पहले हम बच्चों को ये बता देंगे कि किसी संज्ञा को पढ़ाने के लिए ये बताएंगे कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का नाम संज्ञा होता है। ठीक है, पहले मैंने बच्चों को ये बता दिया। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस दिया बच्चों को कि राम इलाहाबाद गया। तो मैंने बच्चों से पूछा इसमें संज्ञा कौन कौन सी है। तो बच्चों को जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम संज्ञा होता है। तो बच्चे तुरंत निकाल लेंगे कि राम जो है व्यक्ति है, इलाहाबाद जो है वो स्थान है, तो ये दोनों ही संज्ञा है। और इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम संज्ञा होता है। और पहला स्टेटमेंट ये हो गया और दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि दिल्ली एक स्थान है। तो उसका हम कंक्लूज़न क्या निकालेंगे, हम उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंक्लूज़न ये निकालेंगे कि एक स्पेसिफिक या एग्जाम्पल पे हम ये यूज़ करेंगे कि जो दिल्ली है वो एक स्थान का नाम है और सभी, तो दिल्ली जो है एक संज्ञा हो गई। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में अगर नहीं आया है तो एक मैं अभी और एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, आप उससे समझ सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले अब मैं टर्म्स की तरफ चलती हूँ। पहला टर्म है एग्जाम्पल टू रूल। लॉ एग्जाम्पल से मतलब उदाहरण से नियम की ओर, रूल कहें या लॉ कहें या प्रिंसिपल कहें या फॉर्मूला कहें, एग्जाम्पल से नियम की तरफ। तो मैंने जैसे कि संज्ञा के केस में आप लोगों को बताया कि संज्ञा के केस में बताया कि बच्चों को ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जिससे कि बच्चे पैटर्न ऑब्जर्व किए, जिससे कि वो एक रूल की तरफ आए। और वैसे ही डिडक्टिव में मैंने आप लोगों को बताया पहले हम रूल को ही डिफाइन कर देते हैं, दे देते हैं बच्चों को, और बच्चे जो है वो एग्जाम्पल पे उस रूल का यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा क्लियर हुआ। दूसरा है जनरलाइजेशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के बाद सामान्यीकरण। पहले हमने ऑब्जर्व किया कि सारे आम कच्चे हैं, तब हमने जनरलाइज किया ना कि इस डलिया में रखे हुए सारे आम कच्चे हैं। और अगर हम संज्ञा के संदर्भ में देखें तो हमने पहले जनरलाइज किया कि हर जिस चीज़ का मैडम ने नाम लिया वो सारी चीज़ें नाम, मतलब सारी जो नाम की चीज़ें, जिस चीज़ का नाम होता है वो सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। पहले हम अवलोकन करते हैं फिर हम रूल पे पहुँचते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास अवलोकन इसमें नहीं किया जाता, पहले ही इसमें प्री डिफाइंड रूल दे दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट टू जनरल कंक्लूजन, पहले हम स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट मतलब विशिष्ट तर्क देते हैं और उसके बाद हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और जबकि डिडक्टिव में क्या होता है कि जनरल हमारे पास सामान्य निष्कर्ष पहले से ही होता है और उसे हम विशिष्ट उदाहरणों पर यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो इसका भी मतलब वही हो गया कि पहले हमने एग्जाम्पल लिया फिर उसका रूल निकाल दिया। और अब फिर आ गया नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर टू जनरल है, तो यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमें पहले जो चीज़ें ज्ञात होती हैं उससे हम नए नए चीज़ों को करना सीखते हैं, ये इंडक्टिव होता है। और डिडक्टिव में अगर हम देखें तो हमें पहले ही जो चीज़ें पता नहीं होती हैं वो ही पहले हमें बता दी जाती है, पहले हमें रूल ही समझा दिया जाता है, फिर हम उसे जो चीज़ें जानते हैं उस पर अप्लाई करते हैं। और
अगर नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचे तो कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अगर हम ये संज्ञा के संदर्भ में देखें तो मैंने हर चीज़ को दिखाया बच्चों को कि ये पेंसिल है, ये पेन है, ये लड़का है, लड़की है, ये राधा है, ये राम है। इस तरीके से मैंने बच्चों को पहले मूर्त एग्जाम्पल दिए, तब बच्चे एक अमूर्त कंक्लूजन पर पहुँचे कि सारे जो भी नाम होते हैं, जितने भी नाम वाली चीज़ें होती हैं वो संज्ञा में आती हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिन्हें एक थॉट प्रोसेस के पे होता है, जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, और कंक्रीट को हम देख और छू सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, मतलब कि अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं। जो हमारे रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो अमूर्त होते हैं, जिन्हें हमने ना देखा होता है ना हमने उसे बनाया होता है, बस हमें वो बता दिया जाता है। जैसे कि संज्ञा के केस में मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम संज्ञा है, तो हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस हमें ये बता दिया गया। तो ये हमारे लिए एक थॉट प्रोसेस है, ये अमूर्त है, और हम उसे मूर्त चीज़ों पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैं बच्चों को क्लास में खड़ा करती हूँ और कहती हूँ कि इसका नाम राम है, तो अब बताओ बच्चों कि इस सेंटेंस में संज्ञा कौन सा है। तो ये हम इससे अमूर्त से मूर्त की तरफ लेकर जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंडक्टिव जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम, ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव करते हैं, तब हम ऑब्जर्व करते हैं, तब हम उसका एक रूल निकालते हैं। और उसके बाद रिपीटेशन एट एनी टाइम्स, तो ये जो इंडक्टिव होता है वो बार बार रिपीट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स में रिपीट होता है, तब जाके हम उसका जनरलाइजेशन कर लेते हैं। और ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं, इसलिए ये ज़्यादा देर तक बच्चों के दिमाग में टिका रहता है। और उसके बाद सूटेबल फॉर बिगिनर्स होता है, ये शुरुआत में सीखने वाले बच्चों के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, जिससे बच्चे देर तक इसे याद रख पाते हैं और ईजिली चीज़ों को सीख पाते हैं। उसके बाद ये मोस्ट सूटेबल फॉर प्राइमरी लेवल, ये प्राथमिक स्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है इंडक्टिव मेथड। अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो डिडक्टिव जो होता है वो सभी विषयों के अनुकूल होता है, सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के लिए ज़्यादातर डिडक्टिव का ही हम यूज़ करते हैं, और ये अनुकूल भी होता है। और ये ज़्यादातर डिडक्टिव जो होता है वो हायर लेवल के क्लासेस में यूज़ किया जाता है, उच्च स्तरीय कक्षा में यूज़ किया जाता है, जबकि इंडक्टिव जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो डिडक्टिव होता है उसमें स्पीड होती है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होते हैं, हमारे पास तरीका सारा होता है, सिर्फ हमें उसका एप्लीकेशन करना होता है। एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ होता है, सिर्फ हमें यूज़ करके उसका आंसर निकालना होता है। उसके बाद जो इंडक्टिव होता है वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा होता है, और डिडक्टिव जो होता है उसमें वो टाइम सेविंग ज़्यादा होता है। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि जो डिडक्टिव होता है वो मेथड ऑफ वेरिफिकेशन होता है, ये मेथड ऑफ वेरिफिकेशन होता है। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले तो इंडक्टिव के केस में हम देखते हैं, एक त्रिभुज का मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लेते हैं कि मैंने बच्चों को 4 त्रिभुज दे दिया, और मैंने बच्चों से इसके कोण को मापने के लिए कहा, तीनों कोणों को मापने के लिए कहा। तो जब बच्चों चार कोण मैंने बच्चों को दिया और उन्हें मापने के लिए कहा, तो जब बच्चों इसके तीनों, पहले मैंने बच्चों को 4 त्रिभुज दे दिए और उसके तीनों कोणों को मापने के लिए बच्चों को दिया। तो जब बच्चे इसके तीनों कोणों को मापते हैं तो उसका एक सुटेबल आंसर क्या निकलता है, उसका एक आंसर निकलता है, सारे का आंसर सेम निकलता है, 180 डिग्री। तो बच्चे ये एक पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं कि चारों त्रिभुज का आंसर सेम आया, तो वो ये जनरलाइज कर लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसे डिडक्टिव मेथड में लेकर जाऊँ, निगमन विधि में लेकर जाऊँ, तो पहले मैं बच्चों को बता देती हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं बच्चों को क्वेश्चन देती हूँ कि मान लो ये कोण जो है वो 40 डिग्री का है और ये कोण जो है वो 100 डिग्री का है, ठीक है, तो ये तीसरा कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो बच्चे इसे ईजिली निकाल पाएंगे कि अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक अगर कोण एक 100 है, दूसरा 40 है, तो तीसरा भी 40 होगा। डायरेक्ट बच्चे इस तरीके से अपना आंसर निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्टिव में हमारे पास जो भी मेथड होते हैं हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि जो ये मेथड है, जो ये में फॉर्मूला दिया गया है वो सही है या नहीं हमारे इस टॉपिक के लिए।
इंडक्टिव मेथड जो होता है वो कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का निर्माण करता है इंडक्टिव मेथड, जबकि डिडक्टिव में नए नॉलेज का निर्माण नहीं होता है। ये मेमोरी बेस्ड या यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है। और इंडक्टिव में ओरिजिनलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है। और डिडक्टिव में क्या होता है, ओरिजिनलिटी नहीं होती है, मौलिकता नहीं होती, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता भी नहीं होती है, और ये नए नॉलेज का निर्माण भी नहीं करता है। उसके बाद जो इंडक्टिव होता है वो डिस्कवरी बेस्ड, एक्सप्लोरेशन बेस्ड होता है, खोज पर आधारित होता है। जब हम खोज पर खोज कर लेते हैं तो उसका एक पैटर्न को डिसाइड करते हैं, तो ये इस पर आधारित होता है। और इंडक्टिव जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और डिडक्टिव जो होता है वो टाइम सेविंग होता है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती वहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टूडेंट जो होता है इंडक्टिव में ज़्यादा एक्टिव होता है, और टीचर जो है एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर का काम करता है, जबकि जो टीचर डिडक्टिव में होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ रूल्स ही बताया जाता है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इंडक्टिव जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। और डिडक्टिव जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, जो कि सिंगल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसमें। उसके बाद ये जो इंडक्टिव होता है वो बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है इंडक्टिव। अगर मैं आप लोगों को बॉटम टू अप अप्रोच छोटे से पॉइंट में मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर हमको इंग्लिश पढ़ाना होता है बच्चों को, तो पहले हम उसे अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट के बाद हम उसे वर्ड पढ़ाते हैं, वर्ड्स पढ़ाते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, उसके बाद वर्ड्स पढ़ाते हैं, उसके बाद क्लॉज पढ़ाते हैं, उसके बाद फ्रेज पढ़ाते हैं, उसके बाद सेंटेंस पढ़ाते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ पे आते हैं, उसके बाद हम स्टोरी पे आते हैं। तो ये टॉप डाउन या टॉप डाउन नहीं होगा, ये बॉटम टू अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं। और अगर हम डिडक्टिव के केस में चलें, तो डिडक्टिव के केस में हम देखेंगे, पहले हम स्टोरी बच्चों को बता देते हैं, फिर पैराग्राफ पे ले जाते हैं, फिर हम सेंटेंस पे लेके जाते हैं, फिर फ्रेज पर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद क्लॉज पे लेके जाते हैं, उसके बाद हम वर्ड पे लेके जाते हैं, उसके बाद हम उसे अल्फ़ाबेट पे लेकर जाते हैं। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई, ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो टॉप डाउन है वो डिडक्टिव से जुड़ी हुई है, और जो बॉटम टू अप है वो इंडक्टिव से जुड़ी हुई है। मैंने आपको थोड़ा सा इसे बता दिया, वैसे तो हम इसे बाद में एक इंग्लिश का अगर पेडागोजी पढ़ते हैं तो उसमें हम इसे करेंगे। उसके बाद जो इंडक्टिव में क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, करके सीखने पर आधारित होता है, और जो डिडक्टिव होता है वो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित नहीं होता। इसमें पहले हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम इसमें सीखते हैं। और जो डिडक्टिव होता है वो कॉम्प्लेक्स टू ईजी होता है, जटिल से सरल की तरफ हम इसमें बढ़ते हैं। जो चीज़ें कठिन होती हैं उसमें हम जो जानते हैं, जैसे कि अननोन टू नोन मैंने कहा, तो ऐसे ही ये जटिल से सरल की ओर हम इसमें बढ़ते हैं। और जो इंडक्टिव होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, इसे हम नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं, और सेल्फ एक्वायर्ड इसमें नॉलेज होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करके खुद ही उसका रूल बना रहे होते हैं, तो ये सेल्फ एक्वायर्ड भी होता है। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि वैसे तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, मे बी कि थोड़ा क्वेश्चन कठिन करने के लिए इसका प्रोसेस पूछ ले कि इंडक्टिव का प्रोसेस क्या है और डिडक्टिव का प्रोसेस क्या है, उसके मतलब क्रम को पूछ सकता है। तो अगर मैं इंडक्टिव की बात करूँ तो इंडक्टिव में पहला जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन, और जो लास्ट का होता है वो थियरी या सिद्धांत, इसकी जगह पे जनरलाइजेशन भी दे सकता है, और अगर कई टर्म्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही टर्म लिखे हों, लेकिन आप उसको समझ के आंसर वहाँ पे लगा पाएंगे अगर आप इसे समझ लेते हैं। तो पहला जो टर्म होगा वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा, अवलोकन, और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन से हम दूसरे पैटर्न पर आएंगे। पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका पैटर्न बनाते हैं, और जब पैटर्न बनाते हैं तो एक हाइपोथेसिस पे पहुँचते हैं, परिकल्पना पर। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास समस्या है उसके जितने भी हम पॉसिबल सॉल्यूशन सोच सकते हैं उसे सोचें, फिर उसके बाद जो एक सबसे सूटेबल सॉल्यूशन जो होता है उस समस्या का, उसे हम परिकल्पना कहते हैं। और जो परिकल्पना है उस परिकल्पना का जब हम निर्माण करते हैं तो उससे ही हमारे थियरी का निर्माण हो जाता है। तो
इस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारी एक थियरी बन जाएगी। थियरी कहें या लॉ कहें या रूल कहें या जनरलाइजेशन कहें, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम डिडक्टिव में निगमन में चलें तो उसमें हम देखेंगे थियरी। पहले हमारे पास एक थियरी होती है और फिर उसके बाद हम एक परिकल्पना पर जाते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसे अप्लीकेशन पर या वेरिफिकेशन या कन्फर्मेशन, लास्ट जो स्टेज होती है वो अप्लीकेशन होगा, वेरिफिकेशन या कन्फर्मेशन होगा। इसमें हम चेक ही तो करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला होते हैं हम उसी को तो चेक करते हैं कि कोई भी जो फार्मूला दिया गया है क्या वो इन सब सॉल्यूशन पे बैठ रहा है या नहीं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो था इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। जो मैंने एग्जांपल्स दिए, जो भी मेरा नोट्स है वो मैंने खुद अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बनाया था, तो वो मैंने आप लोगों को भी दे दिया है अपने वेबसाइट पे। आप वहाँ से जाके उस लिंक पर क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ से मेरे नोट्स तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा कल मैं क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आ रही हूँ। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि आप लोगों का टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। अगर जिन लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है। जिनका टॉपिक क्लियर अभी नहीं हुआ, जितने भी मेरे नोट्स में पॉइंट्स लिखे गए हैं उसे अच्छे से 4-5 बार पढ़ें और उसे अपने नोट्स में भी लिखें, क्योंकि इतने कम पॉइंट में ही आप आगमन और निगमन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरे इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।